So we'll start with questions of superposition of waves. Example 6.1. The displacements of two sinusoidal waves propagating through a string are given by the following equations. तो हमारे पास दो equations है which are representing two sine waves which are propagating through a string. एक है y1 equal to 4 sin 20x minus 30t. दूसरा है y2 equal to 4 sin 25x minus 40t. तो एम्पलीट्यूड तो सेम है बट फ्रीक्वेंसीज आर नॉट सेम. वेयर एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर, तो रिमेंबर एक्स और वाई आर इन सेंटीमीटर, मतलब ये सीजीएस यूनिट्स में आ गया, एंड टी इज इन सेकेंड. कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स एट पॉइंट्स एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स. तो इन दोनों वेव्स में आपको फेज डिफरेंस फाइंड करना है एट एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स. Second part of the question is, when these two waves interfere, what are the maximum and minimum values of the intensity? तो what are the maximum and minimum values of the intensity पूछा है. सबसे पहले given parameter में what you have been given is two equations. One is 4 sin 20x minus 30t and second equation is y2 equals to 4 sin 25x minus 40t. This is what is given to you. Good. और आपको फाइंड करना है, दो केसेस है. पहले केस में आपको फाइंड करना है फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस कैसे फाइंड करते हो, डेल्टा फाइव बोल देता हूँ इसको मैं, या फिर यू कैन से फाइव. तो पहले वेव का फेज निकालना पड़ेगा और दूसरे वेव का फेज निकालना पड़ेगा और उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो यू जस्ट सपोज टू फाइंड आउट फेज ऑफ टू वेव्स एंड सब्ट्रैक्ट. और फेज डिफरेंस फाइव का फाइंड करना है एट एक्स इक्वल्स टू 5 एंड टी इक्वल्स टू 2. राइट, x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, t इक्वल टू 2. ये हो गया पहला केस ऑफ द क्वेश्चन. दूसरे केस में तुमको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, क्या बोला है, क्या बोला है, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज. व्हेन दीज टू वेव्स इंटरफेयर व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द इंटेंसिटी. मतलब सेकंड केस में तुमको मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड करना है. सिंपल. फॉर्मूलाज कौन सा यूज करेंगे, फेज डिफरेंस का तो क्या ही फॉर्मूला होगा. फेज डिफरेंस इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ द फेजेस ऑफ द टू वेव्स, phi1 minus phi2. मॉड मैं ऐसे लिख रहा हूँ बिकॉज एज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट नो विच वन इज ग्रेटर. वो तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद समझेगा कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है. देन नंबर 2, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज मैक्सिमम इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, क्योंकि a1 a2 दिया है ना तुमको. क्या था, a1 plus a2 स्क्वायर. तो इट वाज a1 plus a2 का स्क्वायर. ऐसे ही था ना, अरे यही था ना, ऐसा ही था. दिस वाज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड फॉर मिनिमम व्हाट वाज दैट, a1 minus a2 का स्क्वायर. तो ये तीन फॉर्मूला तुमको लगने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट बाय फर्स्ट फाइंडिंग आउट फेज डिफरेंस. तो हमारे पास y1 इक्वल्स टू 4 साइन ऑफ 20x है और माइनस 30t है और x की वैल्यू 5 और t की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करनी है. तो आपको y1 मिल गया 4 साइन 20 इंटू 5 दैट इज 100, 30 इंटू 2 दैट इज बेसिकली 40. 100 में से 60 गए तो 40. तो ये आपको मिल गया फेज phi1. दिस इज phi1. पहले वेव का फेज आ गया आपके पास 40. दूसरे वेव का y2 इक्वल्स टू 4 साइन ऑफ 25x माइनस 40t था. तो यहाँ पे भी तुम x की वैल्यू 5 लिखोगे, x इक्वल्स टू 5 एंड t इक्वल्स टू 2. सो देयरफॉर y2 इक्वल्स टू 4 sin 25 into 5 125 minus 40 into 2 that is 80. 125 में से 80 गए तो 45 होता है. ये हो गया phi2. So therefore phase difference delta phi बोलो या phi बोल दो, it is mod of phi1 minus phi2. mod इसलिए बहुत था क्योंकि I did not know at that time कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. Now you know phi1 is 40, this is 45. तो phase difference is 5. तो 5 डिग्री का फेज डिफरेंस है दोनों में. तो इट इज 5 डिग्री ऑफ फेज डिफरेंस. ये हो गया. देन यू आर सपोज टू फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी. तो Imax
आई मैक्स इज बेसिकली A1 प्लस A2 का स्क्वायर। सही है, मुझे पता है आपको कंफ्यूजन है, क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है, प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल। फिर यहाँ पे तुम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखते हो, लिखना चाहिए ना, यस और नो, हाँ कि ना, हाँ हाँ हाँ। व्हेन यू राइट डाउन इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखना पड़ता है, लेकिन सीजीएस यूनिट में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 होता है। दिस इज ऑल इन सीजीएस यूनिट्स। इसके लिए हम लोग नहीं लिखते हैं, छोड़ दिया। तो 4 प्लस 4, क्योंकि A1 इज 4, A2 इज 4, तो दैट इज 8 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 64। और मिनिमम इंटेंसिटी होगा 0, क्योंकि A1 माइनस A2, तो 4 माइनस 4 इज 0, तो 0, मिनिमम इज 0 एंड मैक्सिमम इज 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6.2। अगला क्वेश्चन, example number 6.2, a progressive wave travels on a stretched string. A particle on this string takes 4 millisecond to move from its mean position to one of its extreme position. तो मेन पोजीशन से एक एक्सट्रीम तक जाने में 4 सेकंड लग गए, मतलब टाइम पीरियड 4 मिली सेकेंड लग गए, मतलब टाइम पीरियड इज 16 मिली सेकेंड। क्योंकि यू रिमेंबर फ्रॉम मेन टू एक्सट्रीम इट इज T/4 टाइम पीरियड बाय 4। तो मेन से एक्सट्रीम तक जाने में अगर 4 मिली सेकेंड लगे हैं तो एक चक्कर कंप्लीट करने में 4 गुना होगा, बिकॉज मेन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, देन लेफ्ट एक्सट्रीम, देन मीन, तो इट इज 16 मिली सेकेंड। ठीक है, राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला आल्सो। The distance between two consecutive points on the string which are at their mean position, मतलब दो successive mean positions का जो distance है it is 2 centimeter. So the distance between two consecutive points on the string which are at their mean position at a certain instant of time is 2 centimeter. Find the frequency, wavelength and speed of the wave. Very good question, simple question. सिर्फ थोड़ा सा तुमको imagine करना पड़ेगा तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ऐसा है, लेट्स टेक दिस एज अ स्ट्रिंग। इस पे हम लोगों ने एक प्रोग्रेसिव वेव को प्रोपोगेट कर दिया। सो दिस इज अ प्रोग्रेसिव वेव व्हिच इज ट्रैवलिंग। यहाँ पे इमेजिन, यहाँ पे एक पार्टिकल था, इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 मिली सेकेंड लग गए, तो स्मॉल t इज 4 मिली सेकेंड। तो आई विल राइट डाउन गिवन पैरामीटर्स अलॉन्ग साइड, साथ साथ में लिख लेते हैं। t इक्वल्स टू 4 मिली सेकेंड। यू नो दैट द पार्टिकल टेक्स T/4 टाइम टू गो फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम। तो याद रखना, ये याद रखना। तो आई विल पुट डाउन सॉल्यूशन आल्सो हियर साथ में। सो वी नो दैट, व्हाट डू यू नो, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो फ्रॉम मीन to its extreme is T/4। तो ये 4 मिली सेकेंड था टाइम, तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा टाइम पीरियड एज 4 टाइम्स ऑफ t। अब आगे बोला है द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग विच आर एट देयर मीन पोजीशन इज 2 सेंटीमीटर। मतलब मान लेते हैं कि ये एक मीन पोजीशन पे है, ये एक मीन पोजीशन पे है, इन दोनों में डिस्टेंस, चलो मैं इसको x मान लेता हूँ। कितना दिया x? 2 सेंटीमीटर। कितना है x? 2 सेंटीमीटर। बट डू यू नो मीन टू नेक्स्ट मीन इज λ/2। कितना होता है? λ/2, राइट? सो बट मीन टू नेक्स्ट मीन टू द consecutive मीन, नेक्स्ट मीन डिस्टेंस इज λ/2। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? λ/2। तो x इक्वल λ/2 हो गया, तो λ इक्वल्स टू 2x हो गया, तो वेवलेंथ मिल जाएगा। क्या क्या पूछा था आपको? फाइंड द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड। फाइंड द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड। ओके, गुड। तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड, फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए तुमको टाइम पीरियड चाहिए था, क्योंकि 1 अपॉन टाइम पीरियड इज
फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड यहाँ से मिलेगा। उसके बाद आपको वेवलेंथ चाहिए था, वेवलेंथ तो यहाँ से मिल जाएगा। फ्रॉम फिगर you have formula for wavelength as 2x. This comes from the diagram that we have drawn. Then you want to find out what velocity? Yes, velocity is n lambda. तो n फाइंड करोगे, लैम्डा फाइंड करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, हो गया आपका स्पीड का फॉर्मूला रेडी, डन। तो दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। गुड। तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ से मिल गया हमको टाइम पीरियड 4 into 4 दैट इज 16 milliseconds. Time period is 4 into 4 milliseconds, that is 16 milliseconds. So 16 milliseconds है वो, it is 16 into 10 raised to minus 3. Then you have lambda equals to 2x, x की वैल्यू कितनी थी, 2 सेंटीमीटर थी, तो 4 सेंटीमीटर हो गया। 4 सेंटीमीटर is 4 into 10 raised to minus 2 मीटर, and then v equals to n lambda है। n तो पहले फाइंड करना पड़ेगा, टाइम पीरियड मिल गया, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना बाकी है। फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन 16 मिलीसेकंड था, मिलीसेकंड गोज 10 रेज़ टू माइनस 3 गोज अप, तो 10 रेज़ टू प्लस 3 बन गया ये। तो यू हैव n इक्वल्स टू 1 अपॉन 16 और 10 रेज़ टू 3, 10 रेज़ टू 3। व्हाट इज 1 by 16? व्हाट इज 1 by 16? नहीं तो 4 का टेबल पता होना चाहिए। हाँ जी, कुछ तो पता होना चाहिए ना। दिस इज 10 रेज़ टू 3, 4 4 जा बराबर, एंड 25 जा 25 by 4। व्हाट इज 25 by 4? 6.25, 6.25 into 10 कितना हो गया, 62.5। तो फ्रीक्वेंसी 62.5 हर्ट्ज, ये आ गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आ गया, वेवलेंथ तो हम फाइंड कर ही लिया था, तो वेलोसिटी मिल जाएगा n लैम्डा, दैट इज 62.5 इनटू वेवलेंथ वाज 4 into 10 raised to minus 2, ऐसे था ना? यस। 62.5 into 4 is 250, 250 into 10 raised to minus 2 is 2.5, तो स्पीड इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर्स यही आने चाहिए। These are the answers that you should get. I am just verifying with the textbook. Correct है, all of these answers are correct. Next question. First. चलो अगला क्वेश्चन। Example 6.3. Find the distance. Example 6.3. Find the distance between two successive nodes in a stationary wave on a string vibrating with frequency 60 Hz, 64 Hz. The velocity of the progressive wave that resulted in stationary wave is 48 meter per second. Simple question है, आपको पूछा है distance between two successive nodes, तो आपको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स। तो लेट अस से x, यू नो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स कितना होता है, लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 फाइंड करना है मतलब तुमको बेसिकली, दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट। देन गिवन पैरामीटर में आपको ऐसा बोला है, इन द गिवन पैरामीटर दे हैव गिवन यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, कितना फ्रीक्वेंसी, 64 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, और जिस प्रोग्रेसिव वेव से ये स्टेशनरी वेव फॉर्म हुआ, क्योंकि स्टेशनरी वेव दो प्रोग्रेसिव वेव से बनता है, वेव जाता है रिफ्लेक्ट होकर आता है, तो जिस प्रोग्रेसिव वेव से ये स्टेशनरी वेव फॉर्म हुआ उस प्रोग्रेसिव वेव का स्पीड था 48 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से बन जाएगा फॉर्मूला। तो तुमको अगर डिस्टेंस चाहिए तो तुमको लैम्डा बाई 2 चाहिए, तो तुमको लैम्डा चाहिए, तो v इक्वल्स टू एन लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल्स टू v बाई एन, ये बन गया आपका फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ। तो सॉल्यूशन इज आल्सो सिंपल, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स x इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2, x इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2, लेकिन लैम्डा इज v बाई n, तो v बाई 2n। v की वैल्यू कितनी दी हुई है 48, और 2n, n कितना है 64, करेक्ट, ऐसा ही है ना? तो दिस इज 16 3 जा 16 4 जा, तो 3 by 8, what is 3 by 8? How much is 3 by 8? बहुत सिंपल है ये, 3 by 4 is 0.75, 0.75 का आधा 0.375,
3/4 is 0.75, उसका आधा 0.375 मीटर. Okay. So what will be the distance between node and antinode? लैम्डा बाई 4, मतलब इसका भी आधा 0.375 डिवाइड बाई 2, बिकॉज लैम्डा बाई 4 इज लैम्डा बाई 2/2. तुमने लैम्डा बाई 2 तो फाइंड कर लिया ना, तो इसका और बाई 2 कर दो, इसको और आधा कर दो, 0.18 ऐसा कुछ आएगा वो, 0.18 मीटर के आसपास आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Example 6.4. An air column is of length 17 centimeter long. एयर कॉलम का लेंथ बोला है आपको, डायरेक्टली एयर कॉलम का, ट्यूब लेंथ नहीं बोला है. जब एयर कॉलम का लेंथ बोला हो तो करेक्टेड लेंथ होता है, मतलब एंड करेक्शन मिला के होता है. तो दे हैव टोल्ड यू द लेंथ ऑफ एयर कॉलम. तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा. कभी कभी बोलेंगे द लेंथ ऑफ द ट्यूब. जब लेंथ ऑफ द ट्यूब बोलेंगे तो लेंथ ऑफ द ट्यूब प्लस एंड करेक्शन करना पड़ेगा आपको, लेकिन यहाँ पे क्लियरली बोल दिया द लेंथ ऑफ एयर कॉलम, तो सीधा करेक्टेड लेंथ बता दिया, 17 सेंटीमीटर है. Calculate the frequency of fifth overtone in the air column. In the air column, if it is closed at one end, and अच्छा, if the air column is closed at one end and open at both ends. सिंपल है, सिंपल सा क्वेश्चन है. तो पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या है पहले वो समझ लेते हैं. What is given to you? They are telling you length L of air column कितना, 17 सेंटीमीटर लॉन्ग. उसके बाद क्या बोला है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी फिफ्थ ओवरटोन इफ द कॉलम इज क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट बोथ एंड्स. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड. आपको फाइंड करने के लिए बोला है, क्या फाइंड करने के बोला है, क्या बोला है, पीथ ओवरटोन. कौन सा ओवरटोन, पीथ ओवरटोन. पीथ मुझे पता है फिफ्थ है, मैं पी बोल रहा हूँ जानबूझ के, बिकॉज फॉर्मूला तो जनरल यूज करना है ना. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट number 1 fifth overtone for closed pipe and fifth overtone for open pipe, right? Good. अब ये सेम क्वेश्चन CET में भी आया था, तो सेम ही है. आई थिंक नीट में भी आया है. गुड. फॉर्मूला बताओ मुझे, पहले ये बताओ व्हाट इज पीथ ओवरटोन फॉर अ क्लोज्ड पाइप. 2p plus 1 into n. 2p plus 1 into n. And for open pipe, p plus 1 into n. ऐसा ही होता है ना. Pth overtone is p plus 1 harmonic. First overtone is second harmonic, second overtone is third harmonic. यहाँ पे first overtone is third harmonic, second overtone is fifth harmonic. सही है? All correct? All correct. नॉट करेक्ट. सब सही नहीं है यहाँ पे. क्यों सही नहीं है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो. दिस इज वेयर थिंग्स गो रॉन्ग. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन और क्लोज पाइप सेम नहीं होता है. इधर तुमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी देखना पड़ेगा. वो V/4L होता है, ये V/2L होता है. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होता है, इसके लिए यू हैव टू बी केयरफुल, नहीं तो फिर गए. तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L. अब इस क्वेश्चन में तो लेंथ सेम बोला है, कभी कभी लेंथ भी अलग अलग दे देंगे आपको. तो यहाँ पे ओपन पाइप के लिए कितना होता है, V/2L, राइट. तो अब कैलकुलेशन थोड़े कम करने हो तो यू कैन यूज सम ट्रिक्स हियर. व्हाट यू कैन डू इज, कैलकुलेशन कम करने होंगे तो आई कैन राइट डाउन दिस एज 2 V/4L. लिख सकते हैं कि ऐसा, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया. तो यू सी, तुमने और एक नया चीज सीख लिया. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज 2 टाइम्स ऑफ क्लोज्ड पाइप. कंडीशन है दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए. कॉलम लेंथ शुड बी सेम. तो द कॉलम लेंथ इज सेम, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ क्लोज्ड पाइप. बराबर. गुड. देन फॉर्मूलाज रेडी हो गए. अभी आपको सिर्फ सॉल्व करना है 1 by 1. सबसे पहले आई विल फाइंड आउट व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप विच इज V/4L. V was 340 मीटर पर सेकेंड. 4 इंटू लेंथ वॉज 17 सेंटीमीटर. उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 10⁻² आ गया. दिस इज 1 था एंड दिस इज बेसिकली 20 था. दिस इज 1 था, दिस इज 5 था. तो 500 हर्ट्ज का
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, 500 हर्ट्ज का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है फॉर क्लोज पाइप। ये हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फिर तुमको पूछा था फिफ्थ ओवरटोन। तो फिफ्थ ओवरटोन विल बी 2 into 5 plus 1 into NC, 2p plus 1, 10 plus 1, 11 into how much? 500. तो 5500. 5500 is the fifth overtone for closed pipe. Now similarly you can find out for open pipe. ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो अभी बताया 2 times of closed, 2 times of 500 मतलब 1000, तो 1000 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, बराबर। फंडामेंटल इज 1000 हर्ट्ज हियर। एंड देन फिफ्थ ओवरटोन फॉर ओपन पाइप विल बी 5 plus 1, p plus 1 into n, p plus 1 into n, तो 6 into 1000 कितना हो गया? 6000, सो 6000 हर्ट्ज, बराबर। गुड, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 6.5, अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है आपको, क्या बोला है? अ क्लोज्ड पाइप एंड एन ओपन पाइप हैव द सेम लेंथ, मतलब सेम कॉलम लेंथ, सो दैट नो मोड ऑफ द क्लोज्ड पाइप हैज द सेम वेवलेंथ एज एनी मोड ऑफ द ओपन पाइप। क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन ऐसा बोला है कि दो पाइप है, एक है ओपन पाइप, एक है क्लोज पाइप, दोनों का कॉलम लेंथ सेम है। आपको शो करना है कि क्लोज पाइप के केस में किसी भी मोड का जो वेवलेंथ आएगा, फंडामेंटल मोड में एक वेवलेंथ होता है, उसके बाद दूसरे मोड में एक वेवलेंथ और होता है, फिर और एक वेवलेंथ होता है थर्ड मोड में। तो किसी भी मोड का, क्लोज पाइप के किसी भी मोड का वेवलेंथ ये ओपन पाइप के किसी भी मोड में वेवलेंथ के साथ मैच नहीं हो रहा, तो they don't have same values. So that no mode of closed pipe has the same wavelength as any mode of the open pipe. So what you should do is, एक काम करते हैं, इसको हम लोग एक टेबल के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। We'll make a table, वो टेबल तुमको काम भी आएगा फिर, because you will need this for JEE NEET and CET also. So better that we do this. तो एक काम करता हूँ मैं, मोड, उसके बाद क्लोज्ड पाइप, वेवलेंथ फॉर क्लोज्ड पाइप एंड वेवलेंथ फॉर ओपन पाइप, ऐसा बना लेता हूँ टेबल। So let me just make a table very quickly, and of course you will help me out with the values. You should help me out with values. तो ऐसा है, सबसे पहले मोड, पहला मोड मतलब फंडामेंटल मोड, दूसरा मोड मतलब फर्स्ट ओवरटोन, राइट, तीसरा मोड मतलब सेकंड ओवरटोन, चौथा मोड मतलब थर्ड ओवरटोन। फिर क्लोज्ड पाइप का वेवलेंथ, क्लोज्ड पाइप के लिए जो वेवलेंथ आएगा वो व्हाटएवर इट इज, उसके बाद फिर ओपन पाइप का वेवलेंथ, ओपन पाइप का वेवलेंथ। आई विल जस्ट रिमूव दिस लैम्डा फ्रॉम हियर सो एज टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, ठीक है ऐसा। तो लेट्स सी फर्स्ट मोड। फर्स्ट मोड मुझे बताओ, वो तुमने सब, मैंने सब बताया तुमको ऑलरेडी, हम लोगों ने थ्योरी में देखा है, बट आई जस्ट वांट टू चेक हाउ मच डू यू रिमेंबर। फर्स्ट मोड इज फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड में क्लोज्ड पाइप के केस में, क्लोज्ड पाइप के केस में फंडामेंटल मोड में कितने लूप बनते हैं? हाफ लूप बनता है, वन नोड एंड वन एंटी नोड। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नोड एंड एंटी नोड? लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4। तो लेंथ ऑफ द कॉलम क्या हो गया? लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा क्या हो गया? 4l। लैम्डा क्या हो गया? लैम्डा क्या हो गया? 4l। तो ये हो गया 4l। इधर का पहला, चलो पहले यही निपटा लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, फिर बाद में जाते हैं ओपन पाइप। फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप, एक लूप एक्स्ट्रा आ जाता है, 1.5 लूप हो जाता है, 1.5। तो नोड, क्योंकि 1.5 लूप है, 1.5 लूप है, ये तो तुमको लैम्डा बाई 4 पता ही है, और ये कितना है? लैम्डा बाई 2। तो यहां से यहां तक ये फंडामेंटल मोड था, आधा लूप। फर्स्ट ओवरटोन में 1.5 लूप, बराबर, करेक्ट। तो व्हाट इज कॉलम लेंथ?
लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4 कितना हो गया? 3 लैम्डा बाई 4। तो कॉलम लेंथ 3 लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा कितना हो गया? 4l बाई 3। तो ये आ जाएगा 4l बाई 3, बराबर, करेक्ट, गुड। अब इससे मैं तुमको कुछ फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ, इसलिए ध्यान दो। लास्ट बेंच, लिखने का काम बाद में, बाद में ये जो बनने वाला है टेबल, ये टेबल डिसाइड करेगा कि मार्क्स मिलने वाले हैं कि नहीं, क्योंकि टाइम कम लगेगा अगर फॉर्मूला याद रह गया तो। गुड। इसके बाद इसका अगला मोड एक लूप और लगा दो। एक लूप लगा दिया, इसका मतलब और लैम्डा बाई 2 ऐड कर लो। तो लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा और लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, 4l बाई 5, 4l बाई 5। अब तुम गेस कर लेना कि आगे क्या होने वाला है, राइट? तो ये ट्रिक्स मैटर करते हैं, दैट इज व्हाई यू हैव टू पे अटेंशन हियर। दीस आर द ट्रिक्स दैट यू शुड बी मेकिंग बाय योरसेल्फ, बराबर। अब इफ आई हैड ओपन पाइप, यू नो ओपन पाइप में क्या होता, बताता हूँ। ओपन पाइप में क्या होता? ओपन पाइप में फंडामेंटल मोड में, पहले ही मोड में ओपन पाइप में ऐसा होने वाला था, दो हाफ लूप, यस नो, यस, लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस, बराबर, बराबर। तो लैम्डा इज 2l, लैम्डा इज 2l, क्योंकि लैम्डा बाई 2 इज l, तो लैम्डा इज 2l, 2l। इसका अगला मोड कुछ नहीं होता है, इसके आगे एक एक्स्ट्रा लूप लग जाता है, एक एक्स्ट्रा लूप लग जाता है, तो एक एक्स्ट्रा लूप लग जाएगा यहाँ पे, बस ऐसा बन जाएगा। बीच में एक लूप और दो ओपोनेंट पे आधे आधे लूप। तो अब बताओ मेरे को व्हाट इज द लेंथ? लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2 एंड लैम्डा बाई 2, लैम्डा, लैम्डा हो गया ना, तो लैम्डा इक्वल टू एल आ गया, तो कितना आ गया? एल, बराबर, करेक्ट। यू लुक एट दिस लाइक दैट, आई लुक एट दिस लाइक दिस वन। अब तुमको समझ में आ गया आगे क्या होने वाला है? 12 बाई 3, 12 बाई 4 ऐसा होने वाला है, चेक कर लो, समझ में आ जाएगा। इसके अगले में क्या होगा पता है? इसके अगले में क्या होगा? इसका अगला मतलब सेकेंड ओवरटोन। कौन सा ओवरटोन? सेकेंड ओवरटोन। व्हाट विल हैपन इन सेकेंड ओवरटोन? समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। अभी थोड़ा समझ लेना, डायग्राम गलत है मुझे पता है, बट एनीवेज ऐसा होने वाला है, होगा ना ऐसा? लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा 2, लैम्डा, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एल, तो लैम्डा इज 12 बाई 3, तो मैंने तो पहले लिख दिया था 12 बाई 3, 12 बाई 4, 12 बाई 5, बराबर। तो दिख रहा है इधर का एक भी वेवलेंथ यहाँ के किसी भी वेवलेंथ के साथ मैच नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, तो आ गया आंसर। देयरफॉर वी सी दैट, therefore we see that what do you see? No mode of closed pipe, no mode of closed pipe has same wavelength, has same wavelength as any mode of open pipe, as any mode of open pipe। और साथ साथ में जो तुमने एक्स्ट्रा फॉर्मूला बना लिए, समझ लिए, इसके बाद से थोड़ा और एक्स्ट्रा सोचोगे तो और एक्स्ट्रा मिलेगा, आपके ऊपर है। अब फर्स्ट ओवरटोन नीचे 3 आया, सेकंड ओवरटोन नीचे 5 आया, थर्ड ओवरटोन नीचे 7 आया, फोर्थ ओवरटोन नीचे 9 आएगा, फिफ्थ ओवरटोन में नीचे 2p+1 आएगा। मतलब तुम्हारे लिए और एक जनरल फॉर्मूला बन गया, और जनरली बना देता हूँ। तो जनरल फॉर्मूला जब तुम बोलोगे ना, जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा ये भी समझ लो। आप यहीं पर लिख देता हूँ, जनरल फॉर्मूला विल बी, इसलिए मैंने तब नहीं यूज किया था। जनरल फॉर्मूला विल बी लैम्डा पी, वेयर पी स्टैंड्स फॉर ओवरटोन। पी ओवरटोन का जो वेवलेंथ है दैट विल बी 4l अपॉन 2p+1। ओके, दिस इज व्हाट यू विल गेट। पक्का पक्का, यस नो यस, यस। तो शॉर्टकट हो गया ना। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपको वेवलेंथ पूछा है पी ओवरटोन का, तो क्या करोगे? 4l अपॉन 2p+1 करके देख लो, करके देख लो। फर्स्ट ओवरटोन पी की वैल्यू 1,
राइट, तो नीचे हो गया 3, 4l/3. सेकेंड ओवरटोन पी की वैल्यू 2, तो 4l/5. सिमिलरली यू कैन गो हियर आल्सो. व्हाट विल बी द वेवलेंथ फॉर pth ओवरटोन? लैम्डा पी क्या आएगा? 2l/p+1. चेक कर लो, ये फर्स्ट ओवरटोन तो 1 + 1 2 कैंसिल, तो बराबर आ गया. सेकेंड ओवरटोन 2 + 1 तो 12/3 करेक्ट आ गया. गुड हो गया. ओके, तो अभी नेक्स्ट टाइम से यू यूज दिस एज अ ट्रिक. यू कैन से दिस इज फॉर क्लोज पाइप, दिस इज फॉर ओपन पाइप. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6.6. A string is fixed at both ends. What is the ratio of frequency of the first harmonic to that of second harmonic? क्या क्या बोलेंगे अब this kind of question? What is first harmonic? फर्स्ट हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? कितना होता है? n. फर्स्ट हार्मोनिक कितना होता है? n होता है ना. अरे ये स्ट्रिंग है. इन केस ऑफ स्ट्रिंग द फर्स्ट हार्मोनिक इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज n. चलो एक काम करते हैं, इसको मैं f1 बोल देता हूँ, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक? 2n. तो क्या पूछना था इनको? रेशो हो गया, रेशो 1:2 खत्म. कुछ नहीं है क्वेश्चन. चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. तो स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स में यू रिमेंबर ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. तो रेशियोज क्या होते हैं? 1:2, 3:4, 5:6. डन. पूछो होगा अगर फिफ्थ हार्मोनिक और सिक्स्थ हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी बताओ तो 5:6, राइट. सिक्स्थ ओवरटोन और सेवंथ ओवरटोन बताओ तो. सिक्स्थ ओवरटोन एंड सेवंथ ओवरटोन. सिक्स्थ ओवरटोन इज 7n, सेवंथ इज 8n, 7/8. सिक्स्थ ओवरटोन इज 7n, सेवेंथ ओवरटोन इज 8n, तो 7/8. जब ओवरटोन वर्ड यूज हुआ हो तो +1 होता है. हार्मोनिक बोला है तो 1:2. ओवरटोन बोला होता तो 2:3, क्योंकि फर्स्ट ओवरटोन विल बिकम सेकेंड हार्मोनिक एंड सेकेंड ओवरटोन विल बिकम थर्ड हार्मोनिक. गुड. अगला क्वेश्चन. Next question. Example 6.7. The velocity of a transverse wave on a string of length 0.5 meter is 225 meter per second. तो ट्रांसवर्स वेव है. ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी स्ट्रिंग पे, जिस स्ट्रिंग का लेंथ 0.5 था वहां पे 225 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है. A. What is the fundamental frequency of the standing wave on the string if both ends are kept fixed? B. While this string is vibrating in the fundamental harmonic मतलब fundamental mode, what is the wavelength of the sound produced in air if the velocity of sound in air is 330 meter per second? सेकेंड पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, होना नहीं चाहिए, हो सकता है. पहले क्वेश्चन को ओवरऑल समझ लो. क्वेश्चन में आपके पास एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में जो ट्रांसवर्स वेव है उसका वेलोसिटी है 225 मीटर पर सेकेंड, और उस स्ट्रिंग का जो लेंथ है, लेंथ दैट इज 0.5 मीटर. करेक्ट. देन उसके बाद आपको फाइंड करना है, पहले केस में आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव ऑन दिस स्ट्रिंग. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब n. और क्या फाइंड करना है सेकंड केस में? व्हाइल द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन द फंडामेंटल हार्मोनिक, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड, रिमेंबर, वेवलेंथ ऑफ साउंड produced in air if the velocity of sound is 330 meter per second in air. wavelength of sound. तो जब स्ट्रिंग वाइब्रेट होगा, स्ट्रिंग पे जो वेव है उसका एक वेवलेंथ है, स्ट्रिंग पे जो वेव है उसका एक वेवलेंथ है. लेकिन जब स्ट्रिंग वाइब्रेट होता है तो आजू बाजू का एयर भी वाइब्रेट होता है. गिटार में क्या होता है? वही तो होता है, वाइब्रेट स्ट्रिंग, उसके पीछे जो एयर वहां से इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग. तो स्ट्रिंग पे जो वेव है उसका वेवलेंथ और इस स्ट्रिंग की वजह से जो सराउंडिंग का एयर वाइब्रेट हुआ उसका वेवलेंथ इज नॉट सेम. तो आपको वेवलेंथ ऑफ एयर पूछा है, एयर. व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड इन एयर, राइट. तो जब तुम वेवलेंथ ऑफ एयर निकालोगे तो वेलोसिटी भी तुमको साउंड का एयर में चाहिए होगा. तो फॉर v इक्वल्स टू हाउ मच? 330 मीटर पर सेकेंड.
तो यहाँ पे V225 मत यूज करना, वेरी क्लियर, दे आर आस्किंग यू वेवलेंथ इन एयर, वेवलेंथ इन एयर तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो हाउ डू यू फाइंड आउट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? 1/12 रूट ऑफ T/m। ओके, सही बट नॉट सही। डू यू नो व्हाट इज T, व्हाट इज M? नो, यू डोंट नो। फिर क्या करेंगे? अरे रूट ऑफ T/m ही तो V होता है, यही तो V होता है। दिस इज V ओनली, भूल गए क्या? दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, तो ये खुद ही तो V है, तो V/12 है, ये V/12 है, बराबर। यस नो यस, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ हाँ करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। डू यू नोटिस समथिंग? मैंने आपको बोला था ओपन पाइप्स एंड स्ट्रिंग्स आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप? दैट इज इक्वल टू द स्ट्रिंग आल्सो। तो सेम ही है, सिर्फ V की जगह पे रूट ऑफ T/m। तो इसका मतलब तुमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला एक ही का याद रखो, या ओपन पाइप का रखो या स्ट्रिंग का रखो, सेम ही है। गुड, सिर्फ डिफरेंस ये है वहां पे दो एंड पे नोड बनते हैं स्ट्रिंग में, और ओपन पाइप में दो एंड पे एंटी नोड्स बनते हैं, दैट इज ओनली डिफरेंस। तो ये मिल जाएगा तुमको। देन in the second case you want to find out what? Lambda. You know V equals to n lambda. Yes, so velocity of sound in air and wavelength in air. Okay, फ्रीक्वेंसी कहाँ से आएगा? फ्रीक्वेंसी कहाँ से आएगा? फ्रीक्वेंसी यही है ना, जितने जितनी फ्रीक्वेंसी से स्ट्रिंग वाइब्रेट होगा उतने ही फ्रीक्वेंसी से एयर वाइब्रेट होगा। अब मैं भी जब बोल रहा हूँ तो माई थ्रोट इज जनरेटिंग वाइब्रेशन ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। इफ माई थ्रोट इज जनरेटिंग 20 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, द एयर इज ऑल्सो वाइब्रेटिंग विद द सेम फ्रीक्वेंसी। तो हो गया फॉर्मूला रेडी। तो फॉर्मूला रेडी हो गए, तो अभी सिर्फ आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। तो केस 1, you have frequency equals to V/12, B was 225, length was 0.5, very good, they are helping us, 0.5 into 2 is 1, तो नीचे तो 1 ही हो गया, तो 225 हर्ट्ज का ही फ्रीक्वेंसी है, बराबर। गुड। नंबर 2, you are supposed to find out wavelength of sound in air, Va/n। what is Va? 330 and this is 225, 330 दिया था ना वैल्यू? यस, तो 330/225 इज 1 पॉइंट समथिंग। तो मिल जाएगा आपको, इट इज 1 पॉइंट समथिंग, कैलकुलेशन कर लो। 330/225, 330/225 1.46, it is 1.46 meter wavelength, right? So next question, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6.9। A sonometer wire of length 50 centimeter is stretched by keeping weights equivalent to 3.5 kg। तो अगर याद होगा सोनोमीटर के केस में टेंशन इज इक्वल टू mg। टेंशन हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, अगर याद है सोनोमीटर वायर का जो फ्री एंड होता है वो स्लॉटेड वेट अरेंजमेंट होता है, वहां पर जितना वेट डालोगे राइट उतना टेंशन प्रोड्यूस होगा। तो T इक्वल टू mg, मतलब T मिल जाएगा तुमको, 3.5 दिया है, इसको G से मल्टीप्लाई कर देंगे। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज 125 हर्ट्ज, n की वैल्यू दे दी है आपको। डिटरमाइन द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, टू सिंपल। तो गिवन पैरामीटर्स में व्हाट हैव they given you, they have told you the length is 50 centimeter, 50 centimeter is 0.5 meter. Then mass is 3.5 kg. From this mass you can find out tension, which is m into g, which is basically 3.5 into 9.8। कहीं पे भी g की और 10 यूज करो, नहीं बोला तो 9.8 रखते हैं, देखते हैं बाद में। The fundamental frequency is 125 hertz, 125 बोला है ना? Yes, and you're supposed to find out what? You're supposed to find out linear mass density। तो तुमको लीनियर मास डेंसिटी मतलब स्मॉल m फाइंड करना है, स्मॉल m फाइंड करना है। तो मुझे बताओ फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/12 रूट ऑफ T/m, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, n स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4
4L T by M, तो M इक्वल्स टू 1/4L स्क्वायर T by N स्क्वायर। ये बन गया फॉर्मूला। करेक्ट है? यस करेक्ट है। ऑल गुड? यस गुड। तो अभी सिर्फ आपको वैल्यूज डालनी है एंड सपोज टू सॉल्व दिस। तो यू हैव M इक्वल्स टू 1/4L स्क्वायर T by N स्क्वायर। ओके, 1/4L, L कितना था? 0.5 का स्क्वायर कितना होता है? 0.25। 5 × 10⁻⁹ का स्क्वायर होता है 20 × 10⁻²। तो ये सीधा सीधा डायरेक्ट कर दिया मैंने। ये L स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से आया? एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। यहाँ से आया। व्हाट इज टेंशन? 3.5 × 9.8 अपॉन N 125 इसका स्क्वायर, 125 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1/4 × 25 × 10⁻²। 0.5 का स्क्वायर जानबूझ कैसा लिखा है क्योंकि ये और ये कैंसिल हो गया। 100 और 10⁻² गया 9.8 अपॉन 125 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 × 13 156। तो ये आ गया 15625 बराबर है। नो प्रॉब्लम विद दैट, एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई इशू नहीं है। ये तो सीधा सीधा ये 100 और ये 10⁻² गया है। तो यू आर जस्ट सपोज टू सॉल्व दिस नाउ। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाउ डू यू थिंक यू विल कैलकुलेट दिस? ऐसे अप्रोक्सीमेशन से हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन आने तो चाहिए ना, कैसे करेंगे अप्रोक्सीमेशन? देखो मैं ऐसा करता, इधर पॉइंट लगा दिया तो 10⁻² आ गया 10⁻² आ गया, गुड आ गया। इसको 10 मान लिया, ये गया। अब मैं और एक काम करता, मैं इधर नहीं लगाता, इसको मैं इधर लगाता, और इधर लगाता तो 10⁻³ होता और 3 में से एक ही जाता, मतलब ये 10⁻² आया। यस, इससे क्या हुआ पता है? क्या हुआ? ये रफली 1s और 5s हो गया अप्रोक्सीमेटली। 1/5 इज 0.2 और ये 10⁻² ऊपर आके -2, 0.002। ठीक, अब मैं तुमको ये सारा कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करके बताता हूँ। ये पूरा 0.002 याद रखना, 0.002। अब 3.5 × 9.8 कितना आ गया? 34.3 डिवाइडेड बाय 15625 0.002। आ गया। दिस इज हाउ यू शुड बी डूइंग कैलकुलेशंस। 0.002 ठीक है। यूनिट्स मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी है, किलोग्राम पर मीटर है। दिस इज kg पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर। देखिए अभी आंसर यही है, एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6.10। Two wires of the same material, मतलब density is same, volume density is same, and the same cross section मतलब एरिया भी सेम हो गया, are stretched on a sonometer in अरे नया वर्ड आ गया है, तो this is something new, I have not heard of this word. It is succession. There is nothing called as succession. I don't know what is that succession. So it is succession. सक्सेशन मतलब एक के बाद एक। तो पहले एक वायर लगाया, वो निकाला, फिर दूसरा वायर लगाया।
लेंथ ऑफ वन वायर इज 60 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ द अदर वायर इज 30 सेंटीमीटर। तो L1 L2 की वैल्यूज दी है आपको। एंड अननोन लोड, अननोन बोला तो वही पूछा होगा, अननोन लोड इज अप्लाइड टू द फर्स्ट वायर। पहले वायर को तुमने एक लोड लगा दिया अननोन विच यू डोंट नो, लेट अस से M1 एंड सेकंड वायर इज लोडेड विद 1.5 kg, तो M2 की वैल्यू 1.5 kg हो गई। इफ बोथ द वायर्स वाइब्रेट विद सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, मतलब पहला और दूसरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों वायर्स का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है, कैलकुलेट द अननोन लोड। चलो ठीक है, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके ही सॉल्व करके दूंगा। आई विल नॉट यूज द स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ राइटिंग बड़े बड़े फॉर्मूलाज, विल मेक इट लिटिल सिंपल। सबसे पहले आपको गिवन पैरामीटर्स में क्या दिया है, दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। लेंथ इज फर्स्ट केस 60 सेंटीमीटर, सेकंड केस 30 सेंटीमीटर एंड लेट अस कीप इट इन सेंटीमीटर ओनली, नो नीड टू कन्वर्ट, रेशियोज बनने वाले आगे जाके। M2 पता है, M2 दिया हुआ है 1.5 kg लोड ऑन द सेकंड वायर एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द लोड ऑन द फर्स्ट वायर। M1 फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। देन फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, और एक कंडीशन दिया है आपको, कंडीशन ये दिया है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वायर एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड वायर आर सेम, N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू N, मतलब कांस्टेंट है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, यहां से तुम्हारा काम बहुत आसान हो गया। व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 1/2L रूट ऑफ T by A, करेक्ट, पक्का पक्का। अगर अगर तुमको एक चीज समझ में आई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज सेम, मतलब दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, गुड। 2 तो वैसे भी कांस्टेंट है, गुड। टेंशन, टेंशन से आता है, मतलब टेंशन कम्स फ्रॉम लोड, तो आई विल राइट डाउन दिस एज कैपिटल mg, आई विल राइट दिस डाउन एज कैपिटल mg। तो g भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, बराबर, करेक्ट। अब अगर सिर्फ तुमको ये समझ में आ गया कि लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट है कि नहीं है, इफ यू अंडरस्टैंड दैट, हो गया आपका काम। तो लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट है कि नहीं है क्यों है? सेम, किसने बोला सेम वायर, मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है, तो वॉल्यूम डेंसिटी सेम है। लीनियर डेंसिटी मास अपॉन लेंथ होता है, मास अपॉन लेंथ होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है। इसलिए मैंने बोला था वो जो लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का जो तीसरा लॉ था ना, लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, उसमें तुमको मैंने बोला था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर सेम है क्योंकि इन्होंने बोला है क्रॉस सेक्शन सेम है। तो डायरेक्टली लिख सकते हो, यू हैव टू रिमेंबर this small m, if you remember small m was m by L, m was volume into density by L, volume was area into length rho, और ये LL हो गया कैंसिल, हो गया pi r square rho, pi r square rho। तो m को क्या लिखोगे, pi r square rho, ये यहां से आया। अब क्योंकि क्रॉस सेक्शन सेम था तो रेडियस सेम था, तो ये कांस्टेंट है, मटेरियल सेम है तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब अल्टीमेटली रूट ऑफ m बाई एल कांस्टेंट है। नहीं तो पूरे पूरे फॉर्मूला लिखने पड़ते हैं अननेसेसरी, तो आई विल मेक इट शॉर्टकट। इसका मतलब रूट ऑफ m बाई एल ही पूरा कांस्टेंट बन गया, ये बन गया फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हो गया, अब आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, सॉल्यूशन भी मिल गया फिर, क्योंकि रूट ऑफ m बाई एल, रूट ऑफ m बाई एल कॉन्स्टेंट होने का मतलब होता है कि रूट m प्रोपोर्शनल टू l होना, मतलब m प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर होना, मतलब m1 बाई m2 इक्वल्स टू l1 बाई l2 का स्क्वायर होना। और मैंने बोला था मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा क्योंकि रेशियोज आने वाले हैं, आ गया रेशियो, आ गया, गुड। तो m1 बाई m2, m2 कितना है 1.5 और L1 कितना है 60 है और ये कितना है 30 है, 60 बाई 30 का स्क्वायर हो गया। m1 इक्वल्स टू ये 1.5 वहां ले गए, ये 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 1.5 6 होता है, आंसर 6 kg।